Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 21st of September 2020, Monday. Inspiration of the day is the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. 21 states opt for rupees 97,000 crore RBI window. As we have discussed previously that there is a tussle going between center and the state government for what? For GST compensation. Under GST law there is a provision that if any states implement or sign the GST and if that particular state incurred revenue collection losses due to GST implementation, in that case union government or center government will compensate that revenue loss for that particular state up to 5 years. तो 5 सालों तक यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट स्टेट्स के उन रेवेन्यू लॉसेस को फुलफिल करेगी बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स और उस कॉम्पनसेशन को देने के लिए एक सेस का प्रोविजन रखा गया था कि जो 28% का स्लैब है जीएसटी का, उसमें कुछ गुड्स और कुछ आइटम्स पर सेस लगा करके जो कलेक्शन होगा उस सेस के कलेक्शन से उन सारे स्टेट्स को कॉम्पनसेट किया जाएगा जिनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द न्यू टैक्स रेजिम दैट इज जीएसटी. तो अब इस कोविड-19 की सिचुएशन में एक्चुअली हुआ क्या, कोविड-19 से पहले तो जो कॉम्पनसेशन आ रहा था, जो कलेक्शन हो रहा था, दैट वाज सफिशिएंट. जीएसटी कलेक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था, स्टेट्स वर हैप्पी, यूनियन गवर्नमेंट वाज हैप्पी. बट एक्चुअली कोविड-19 के सिचुएशन में क्या हुआ, सेंटर का भी कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन फॉल किया. जीएसटी कलेक्शन जैसा कि हमने कई सारे स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी देख रखा है कि जीएसटी कलेक्शन फॉल किया. स्टेट्स का भी जो एसजीएसटी है वो भी फॉल किया. ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, जो चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का ही एक्सपेंडिचर इस कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है. तो जीएसटी कलेक्शन जब स्टेट्स का फॉल किया तब स्टेट्स ने डिमांड करी कि अब आपको हम उस पर्टिकुलर प्रोविजन के तहत हमें कॉम्पनसेशन देना है. तो बहुत ज़्यादा इश्यूज इन्वॉल्व हुए, बट फिर एक सोल्यूशन सेंटर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एक सोल्यूशन लेकर आई जिसमें उन्होंने सारे स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं, जो यूटीज़ हैं, उनको 2 ऑप्शंस दिए. आइदर दे कैन टेक 97,000 crore फ्रॉम आरबीआई और they can take whatever the exact amount of losses they are, total amount of losses they are bearing. पहले ऑप्शन में सेंटर गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया कि अगर आप 97,000 crore का लोन आरबीआई से लेते हैं, इन दैट केस principal as well as the interest to RBI both will be paid by center government. principal और जो interest है वो दोनों ही यूनियन गवर्नमेंट पे करेगी. बट अगर 2.3 ट्रिलियन का आप जो कि एक्चुअल लॉस है ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पीरियड जो स्टेट्स का लॉस हुआ है, अगर आप उतना लोन उस ऑप्शन 2 पर जाते हैं, इन दैट केस सेंटर गवर्नमेंट केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगी, जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो स्टेट्स को बेयर करना पड़ेगा. तो ये 2 ऑप्शन सेंटर गवर्नमेंट ने या यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स और यूटीज को दिए थे. तो एज पर द रीसेंट रिपोर्ट और एज पर द रीसेंट मीटिंग, 21 states and union territories has opted for option 1, that is 97,000 crore reserve from Reserve Bank of India window, giving them compensation under goods and service tax regime. तो 21 states और union territories ने option 1 को opt किया है in order to get compensation for their GST, for their revenue loss. And as per the GST Council mandate, this 21 number is sufficient to clear this proposal. जीएसटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन अगर क्लियर होना है, पास होना है, जैसा कि हम सभी को पता है कि जीएसटी काउंसिल में स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव, 2 यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होकर के जीएसटी काउंसिल बनाते हैं और जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन मेजॉरिटी वोट के अकॉर्डिंग होता है. तो अगर जीएसटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन एक्सेप्ट होना है तो मिनिमम 75% का वोट उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए मिलना चाहिए. मीन्स सारे 75% स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और यूनियन गवर्नमेंट सबको मिला करके 75% का वोट होना चाहिए फॉर दैट डिसीजन. तो एज पर दिस number of 21 state and union territories, experts are saying that this proposal will be easily cleared at GST Council. Why? As per the GST Act, 75% voting is required and 75% voting can be constituted by 20 states only. तो 20 states minimum requirement थी कि 20 states कम से कम इस particular proposal को rectify करें, accept करें
तब ये पर्टिकुलर 97,000 करोड़ का जो ऑप्शन है ये पास हो पाएगा। तो 21 स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया है। इट मीन्स दैट दिस प्रपोजल इज इजली गोइंग टू बी पास्ड इन जीएसटी काउंसिल। कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने 97,000 करोड़ का ऑप्शन है उसको ऑप्ट किया है? मेजर स्टेट जो है बेसिकली आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड सो ऑन. So sources acknowledge that GST Council need 20 states to pass any resolution in case of voting is required, and this may leave those not opting for any of two options offered by Centre before the GST Council meeting that was scheduled to be happened or to be held for October 5. So this is the actual solution that state and centre government has come out in order to resolve the GST compensation issue. Sources are saying that it was clear from the present situation that these states would have to wait till June 2022 to get their compensation, subject to the council extending the cess collection period beyond June 30, 2022. तो जून 2022 तक स्टेट्स को वेट करना पड़ेगा जब तक कि जीएसटी कलेक्शन पूरा हो पाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोई भी कंपनसेशन करने के लिए सेंटर जो है उसके पास पावर है कि वो 28% के प्रोडक्ट के स्लैब में सेस लगा करके स्टेट्स को कॉम्पनसेट करे। एंड दीज आर द सर्टेन important points of GST Council as we have discussed. Not less than 75% votes are required. Center voting power और center voting right has a weightage of 33.3%, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कहें 1/3 वोटिंग राइट्स सेंटर या यूनियन गवर्नमेंट के पास होते हैं और 2/3 वोटिंग राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। इट मीन्स दोनों ही गवर्नमेंट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट अकेले किसी भी डिसीजन को अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी डिसीजन को या किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सेंटर रिक्वायर सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 20 स्टेट टू क्लियर इट्स प्रपोजल ऑन जीएसटी कॉम्पनसेशन। जैसा कि हमने देखा 21 स्टेट्स रेडी हैं, तो इट विल बी ईजी for center to get the clearance on this particular GST compensation proposal. और ऐसे states जिन्होंने इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया है, they do have two other options. Either they can operationalize the dispute resolution mechanism provided under Constitution Amendment Act, or they can simply move to Supreme Court. तो जो remaining state हैं वो क्या option explore करते हैं, that's still a question mark. अभी तक 21 states और UTs are ready. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम सेट फॉर मेजर ओवरहॉल. The government had sought to liberalize the contract labor system in the country through labor codes introduced in parliament on Saturday by giving companies a free hand to hire such workers along with the easier licensing regime. जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिया में जितने भी लेबर लॉज हैं उन सबको कोडिफाई करने का प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले रखा था, जिसमें से 3 जो प्रपोजल्स हैं वो कोडिफाई हो चुके हैं। और कल गवर्नमेंट ने द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020 पार्लियामेंट में रखा, और उसमें कुछ ऐसे मेजर प्रोविजंस हैं या कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हैं जो कि हमारे प्रीवियस लेबर लॉज में नहीं थे। मोर ओवर हम जितने भी सारे कोड्स हैं उनको देखें, जो कोड 4 कोड गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, इसमें से कुछ पास भी हो चुके हैं, तो बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट ने लेबर लॉज को लिबरलाइज किया है, रिलैक्स किया है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द startups और corporates और industry to conduct business in India. Ease of doing business को आप ये कह सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने लेबर लॉज में बहुत सारे चेंजेस या बहुत सारे रिलैक्सेशन किए, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट इनका ये कहना था कि इंडिया में लेबर लॉज जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं. दैट इज़ वाई इट डिस्करेज द इंडस्ट्री और इट डिस्करेज द कंपनीज और द कॉर्पोरेट टू इन्वेस्ट इन इंडिया. और इतने कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, डुप्लीकेसी है कई सारे लेबर लॉज में, इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोडिफिकेशन का सिस्टम या प्रपोजल स्टार्ट किया था, जिसमें 4 कोड्स में सारे एक्ट्स को समराइज करना, मेजर चेंजेस करने थे, कुछ ग्राउंड्स पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने थे. तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने बिल पार्लियामेंट में रखा, एज पर दैट बिल गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू लिबरलाइज द कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम इन द कंट्री, एंड दैट वॉज प्रीवियसली यूज टू बी द टफर. तो किसी भी लेबर, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो चाहे वो परमानेंट लेबर हो, जब वो किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑन कंपनी कि वो उसको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोवाइड करे, प्रॉपर हेल्थ कंडीशंस प्रोवाइड करे, कॉम्पनसेशन प्रॉपर दे, सैलरी प्रॉपर दे. सबके लिए बहुत सारे लेबर लॉज हैं.
जो करंट लेबर लॉ है दैट इज ऑल अबाउट द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द लेबर। तो अब जो ऐसी कंपनीज जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करती हैं, परमानेंट लेबर को हायर नहीं करती, उनके लिए पहले बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि उनको लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, फिर उनको स्टैंडिंग ऑर्डर्स शो करने पड़ेंगे, बहुत सारी उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पीएफ भी देना पड़ेगा, तो बहुत सारे लॉज थे। तो उन सारे लॉज को अब रिलैक्स कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम है इंडिया में वो थोड़ा सा ईज हो सके और जो कंपनीज हैं उनको फ्री हैंड मिल सके कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर कर सकें। क्यों ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे? क्योंकि आगे आने वाला टाइम गिग इकोनॉमी का है। फ्रीलांसर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो सिस्टम है वो इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। गिग वर्कर, जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, गिग वर्कर जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर काम करते हैं, जो किसी पर्टिकुलर कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, इसीलिए गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम है उसको ईज आउट कर रही है। द कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020 फैसिलिटेट द हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट workers across the board of the companies, even though it has introduced the concept of core and non-core activities in the functioning of a unit. And this particular bill has also sought to bring more companies under the purview of contract labor law by increasing a threshold and its applicability based on the size of the firm. So बहुत सारी companies जो कि अभी labor contractor या labor कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ के अंदर नहीं आती, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी कंपनीज को भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ के अंदर लाने के लिए कोशिश कर रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने थ्रेशहोल्ड और साइज ऑफ द फर्म के भी कई सारे क्लॉज का अमेंडमेंट प्रपोज किया है। एक्चुअल में क्या होता है, क्या बिल पास होता है, वो अभी देखने की बात है। फिलहाल के लिए अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि प्रपोजल क्या है गवर्नमेंट का। तो ये सर्टन की पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। सिंगल लाइसेंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ विल नॉट बी अप्लाई टू फर्म हायरिंग अप टू 50 वर्कर्स। तो ऐसी फर्म जो कि 50 वर्कर्स तक की केवल हायरिंग कर रही, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडस्ट्री टू बी अलाउड टू हायर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इवन फॉर देयर कोर एक्टिविटीज़। पहले क्या होता था, जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती थी या नॉन स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज़ होती थी, कंपनीज उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हायर करती थी। अब जो कोर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर करने का प्रोविजन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेजिग्नेट अथॉरिटी टू डिटरमाइन द कोर एक्टिविटी। तो हो सकता है कोई एक अथॉरिटी भी देखने को मिले जो कि इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को मैनेज करे। टिल देन नो कैप ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए मिनिमम कोई फिक्स टर्म का डिटर्मिनेशन या प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया है। इन सारे लॉस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है प्रीवियस लॉस के कंपैरिजन में। Although industry may welcome it, but on the other hand, if you see from the perspective of social security, then trade union may oppose this law. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6। माइक ब्रोकन, बुक थ्रोन एट चेयर, फार्म बिल क्लियर, राज्यसभा टेस्ट। So the much talked about bill is allow farmer freedom to trade outside the mandis or APMCs, facilitate the contract farming, was finally passed in Rajya Sabha amid the tussle between the opposition and the government। जैसा कि टशल हुआ, कुर्सियां फेंकी गई या माइक तोड़ दिए गए, उन सब के बीच में फाइनली जो बिल था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, जो फार्मर को जो फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा था कि वो APMCs या मंडीज़ के अलावा भी डायरेक्टली कॉरपोरेट्स को या बड़े बड़े बिग हाउसेस को अपने प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं, वो बिल पास हो गया। दैट वाज द मच टॉक बिल, क्योंकि इस बिल से गवर्नमेंट का ये कहना है कि दिस बिल प्रोवाइड फ्री हैंड टू द फार्मर दैट इफ दे वांट टू सेल देयर प्रोड्यूस विद इन द गवर्नमेंट ओन्ड और गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडीज़ और APMCs जिसको हम बोलते हैं, या वो चाहें तो उन APMCs या मंडीज़ के बाहर भी अपना प्रोडक्ट, अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली सेल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द देयर रिक्वायरमेंट और देयर प्रॉफिट मार्जिन। इस पर्टिकुलर बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी लेकर के कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस प्रपोज किए गए थे, जिससे कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिले। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बहुत सारे अदर इश्यूज भी हैं, उन सबको कैसे टैकल किया है गवर्नमेंट ने, ये आगे इस बिल को जब डिटेल में स्टडी करेंगे तब पता चलेगा। बेसिकली जो अपोजिशन का कंसर्न था, अपोजिशन का कंसर्न ये था कि ये बिल बहुत हैस्टली तरीके से पास किया गया है, इसकी प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं करी गई है।
and the opposition is also charging the government for diluting the existing system of minimum support price and exposing small Indian and marginalized farmer to the big corporates even without the adequate safeguard, ऐसा opposition का claim है. अगर हम बात करें what is contract farming, so contract farming basically involve agriculture production being carried out on the basis of an agreement between the buyer and the farm producers. Sometimes it involves the buyers specifying the quality it requires and the price, with the farmer agreeing to deliver at a future date. Basically जो बड़े बड़े corporate houses होती हैं, ऐसी कंपनी जो food processing में डील करती हैं, वो फार्मर्स के पास जाकर के कहते हैं कि आप हमारे लिए इस पर्टिकुलर प्रोड्यूस को, से चिप्स बनाने वाली कंपनी है, तो जो आलू वाले फार्मर्स हैं, जो पोटैटो प्रोड्यूसिंग फार्मर्स हैं, उनके पास जाएगी कि दैट वी रिक्वायर दिस क्वालिटी ऑफ पोटैटो इन दिस क्वांटिटी, सो इफ़ यू can produce, we will provide you seeds, we will provide you all financial support, and finally we will buy whatever produced will come out of it. जो भी प्रोड्यूस का आएगा, एग्रीकल्चर होगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस से एग्रीमेंट साइन करते हैं फार्मर और कॉन्ट्रैक्टर कि हम आपको सीड प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, और जो प्रोड्यूस होगा वो आप हमें पर्टिकुलर रेट पे, पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करेंगे. ये जितना देखने में इजी लग रहा है उतना इजी होता नहीं है स्टूडेंट. इसमें बहुत सारे अदर क्लॉज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो एग्जीक्यूशन लेवल पर आती हैं, उनको सही तरीके से इस पर्टिकुलर बिल में एड्रेस नहीं किया गया है, ऐसा कहना है ऑपोजिशन का. क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये प्रॉब्लम आती है कि इन एनी केस अगर जो फार्मर है उसने फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया, बड़े बड़े प्रोड्यूसर से सीड्स लिए, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उस पर्टिकुलर क्वालिटी, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में नहीं आ पाया जिसका उसने एग्रीमेंट किया है, तो कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? क्या उस केस में भी फार्मर का वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपनीज खरीदेंगी या उनको कॉम्पनसेट करेंगी, या फार्मर उस प्रोड्यूस को लेकर के कहाँ जाएगा? इस तरह की प्रॉब्लम आती है. अगर आपने रिसेंटली एक केस सुना हो तो बहुत केस हुआ था जिसमें एक पर्टिकुलर कंपनी ने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पर केस कर दिया था फॉर कॉम्पनसेशन. किस लिए? उस कंपनी ने कहा था कि जो सीड उन फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया था अंडर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि वो सीड, कंपनी ने कहा था कि वो सिर्फ जो सीड है वो कंपनी के प्रोड्यूस के लिए होंगे, फार्मर उसको कहीं मार्केट में सेल नहीं कर सकते, या फार्मर उसको कहीं अपने प्रोडक्शन के लिए उस सीड का यूज़ नहीं कर सकते. लेटर ऑन कंपनी को पता चला था कि उन पर्टिकुलर फार्मर्स ने, ग्रुप ऑफ फार्मर्स ने, वो जो सीड कंपनी ने प्रोवाइड किए थे उन सीड को मार्केट में सेल किया है. तो इसको लेकर के कंपनी ने उन सारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पर लीगल केस कर दिया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेशन के बाद फाइनली कंपनी ने कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के बाद फार्मर को उस केस से रिलीज़ करवाया था. तो इस तरह के बहुत सारे क्लॉज होते हैं. फार्मर को बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट हाउसेस की या बहुत ज़्यादा इंटरनल नेशनल मार्केट की समझ नहीं होती, तो कई बार फार्मर एक्सप्लॉयटेशन के भी सीन इसमें आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में. ऐसे फार्मर जो मार्जिनलाइज और स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, रादर देन जो बिग और ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है. क्योंकि जो मार्जिनलाइज और स्मॉल फार्मर्स हैं दे विल कम टुगेदर इन ऑर्डर फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो उनमें आपस में भी क्लैशेस होंगे. इस तरह के बहुत सारे ऐसे ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन के इश्यूज़ हैं जिसको इस पर्टिकुलर बिल में टारगेट नहीं किया गया है. एमएसपी को भी लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द फार्मर, कि आपका प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस होगा उसको गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर रेट पे खरीदेगी, जिससे कि फार्मर जो है वो डिस्ट्रेस सिचुएशन में ना जाए अगर फार्मर का प्रोड्यूस मंडीज़ में नहीं बिकता है. तो अपोजिशन का ये कहना है कि इस पर्टिकुलर बिल से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इंटरनेशनल मार्केट की तरफ या हाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपोज कर रही है, जिससे कि जो इंडिया में फार्मिंग सिस्टम को, फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से राज्यसभा में इस पर्टिकुलर बिल को पास करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया. ऑल्दो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना ना करना गलत है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट हेयर, वी आर मोर कंसर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर बिल. अब अगर ये बिल राज्यसभा में पास हो गया है तो देयर आर मोर चांसेस, और 100% इस बात के चांस है कि प्रेसिडेंट के साइन होकर के ये बिल एक्ट बन जाएगा. सो फाइनली वी आर गोइंग टू सी 2 न्यू अदर एक्ट, दैट इज फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स
बिल 2020 एंड फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तो अभी मैं इनको बिल कह रही हूँ, लेटर ऑन जैसे ही प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे ऑल दीज टू बिल्स विल बिकम द एक्ट। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6। नो स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर फर्म्स विद अप to 300 workers government. So now government proposed the labor law changes will facilitate the easy dismissal of worker as companies employing up to 300 workers will not to require to frame standing orders for its workforce. So अब एक नया provision, अभी हमने contract labor के relaxation की बात करी थी, now government is going to relax the standing order clause उन सारी कंपनीज के लिए जहां पर 300 से कम वर्कर्स हैं, उनको स्टैंडिंग ऑर्डर्स नहीं फ्रेम करने पड़ेंगे अपने वर्कर्स के लिए। सो इन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020 इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार इन लोकसभा ऑन सैटरडे, द सेंटर हैज टाइटन नॉर्म्स फॉर labor union to go on strike, which some trade union leaders said will make it impossible to take the protest route. तो standing orders को लेकर के, ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक को लेकर के गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस को रिलैक्स कर दिया है। और इवन अगर हम कहें ट्रेड यूनियन के लिए इट इज़ वेरी टाइट, क्योंकि ट्रेड यूनियंस का ये कहना है कि जिस तरह के क्लॉज लाए गए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, इन सारे क्लॉज को अगर फॉलो किया जाए तो ट्रेड यूनियन कभी भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। इट इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल फॉर द ट्रेड यूनियन टू टेक द प्रोटेस्ट रूट फॉर देयर राइट्स। तो ट्रेड यूनियन का अपना कंसर्न है। इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, manufacturer and the trade union, or we can say government, employee and employer के बीच जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो और इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बहुत सारे लॉज हैं कि ट्रेड यूनियन कैसी होना चाहिए, ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन, कितनी ट्रेड यूनियन होनी चाहिए, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन, कैन ट्रेड यूनियन गो फॉर स्ट्राइक, कितनी तरह की स्ट्राइक्स कर सकते हैं, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज इलीगल, ट्रेड यूनियन पार्टिसिपेशन, नेगोशिएशन, काउंसलिंग, देयर आर नंबर्स ऑफ प्रोविजंस फॉर ट्रेड रिलेशन और IR एक्ट। तो उसको भी मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत सारे लेबर लॉज हैं जिनको कोडिफाई किया जा रहा है और बहुत सारे मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं, और ये सारे जो मैक्सिमम चेंजेस हैं दे आर एक्चुअली प्रो इंडस्ट्री वी कैन से। तो स्टैंडिंग ऑर्डर का जो क्लॉज था कि किसी भी कंपनी में 50 से ज़्यादा, हालांकि ये स्टेट वाइज वेरी करता है, किसी इस आसाम में इट इज़ 20, हरियाणा में इट इज़ 50, तो ये कुछ ये स्टेट वाइज इसमें मॉडिफिकेशन है, बट अप्रॉक्सीमेट हम लेकर चलते हैं। अगर 50 से ज़्यादा लेबर हैं, इन दैट केस दैट कंपनी हैव टू फॉर्मुलेट द स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर देयर एम्प्लॉयज़ और फॉर देयर लेबर अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। अभी तक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के अंदर ये स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर्मुलेट होते थे और नंबर 50, 20 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट नंबर था कि मिनिमम था। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 और 20 का नंबर बढ़ा करके 300 तक कर दिया है। मीन्स अगर 300 से कम लेबर है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर कंपनी और द एस्टैब्लिशमेंट नीड नॉट टू रिक्वायर टू फ्रेम द स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर इट्स वर्कफोर्स। And what is basically standing order? As per the section 2 clause G of Industrial Employment Standing Order Act 1946, standing order means rules relating to matters set out in a schedule. Standing order means rules of the conduct for worker employed in industrial establishment. The object of this act is to require the employer in the industrial establishment to formally define the conditions of employment under which the workers or the laborers are operating. तो basically standing order कहता है जो employer होता था वो condition decide करता था, determine करता था कि these are will be the conditions for the worker if they will work in my organization and on our organization. तो अब ये condition decide, और इसको एक ऑफिसर होता था, वो ऑफिसर इसको ऑडिट करता था, स्टैंडिंग ऑफिसर होता था, वो इस पर्टिकुलर स्टैंडिंग ऑर्डर को ऑडिट करता था, देखता था कि जो कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, ये एज पर द ह्यूमन और एज पर द अदर एक्ट हैं कि नहीं है। तो अब इस पर्टिकुलर क्लॉज से भी गवर्नमेंट रिलैक्स करने जा रही है। तो ऐसे एम्प्लॉय जहाँ पर 300 से कम वर्कर्स हैं, दे डू नॉट नीड टू फॉर्म एनी स्टैंडिंग ऑर्डर। ट्रेड यूनियंस के लिए भी जो प्रोटेस्ट के लिए बहुत सारे क्लॉज लगा दिए गए हैं, जिसके तहत ट्रेड यूनियन जो है वो बहुत ईजिली प्रोटेस्ट या स्ट्राइक पर नहीं जा सकती। हालांकि दिस पर्टिकुलर प्रपोजल हैज़ गिवन रिकॉग्निशन टू ट्रेड यूनियन फॉर राइजिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विद देयर एम्प्लॉयर्स, बट द ऑप्शंस फॉर टेकिंग प्रोटेस्ट रूट इज being limited under this new Industrial Relation Code Bill 2020.
आप देख लेते हैं some other news clips. Indian INC loan recast plan hits ICA bumps. The first major crack have emerged over an early restructuring of troubled loans, with banks have sharply divided over the mandatory signing of intercreditor agreements. So intercreditor agreements की signing को लेकर के private और public banks are highly divided. बेसिकली न्यूज़ क्या है, अगर आपको रिसेंटली पता हो तो आरबीआई ने जितने भी बैंक्स हैं उनको जो अपने एनपीएज हैं, स्पेशली जो कोविड-19 की ड्यूरेशन में जो एनपीएज हुए हैं, जो लोन डिफ़ॉल्ट हुए हैं, उनको रीस्ट्रक्चर करने के लिए बोला है, जिससे कि कई सारे जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, बोरोवर्स हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा सके अप टू दिसंबर। तो उस लोन रीस्ट्रक्चरिंग के जो ऑर्डर्स आए थे तो बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस में बहुत सारे क्लॉज होते हैं। एक पर्टिकुलर क्लॉज होता है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट्स ICA, तो उसको लेकर के प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स के बीच में कंसेंसस नहीं बन रही है। प्राइवेट बैंक्स हैव कम टू एन इनफॉर्मल कंसेंसस that they would rather take an additional provisioning hit of 20% than sign ICA detrimental to their interest. Private bank का कहना है कि if they will go for this ICA agreement, that this will be the additional provisioning burden of 20% on them. They are of the view that state-run banks with bigger exposure will call the shots in crafting ICA. This can lead to the situation in which the void created due to the exit of private banks from the recast process in a specific account may not be recouped by state run banks. और इस particular issue को लेकर के अगर private bank opt out कर देते हैं restructuring process को, तो जो RBI का proposal है restructuring का लोन को लेकर के, stress लोन को लेकर के, उसका इम्पैक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो प्राइवेट बैंक को साथ में लेकर के ही चलना पड़ेगा। तो कैसे इस इशू को आरबीआई रिजॉल्व करता है, ये अभी आगे देखने वाली बात है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप्स। न्यू एक्सटर्नल एमपीसी मेंबर बाय सितंबर 28। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो एमपीसी कमेटी है उसके कई सारे जो मेंबर्स हैं, एक्सटर्नल मेंबर्स, जो 3 मेंबर्स बेसिकली दे आर गोइंग टू बी रिटायर्ड ऑन सितंबर। तो नए मेंबर्स को हायर करने की बात चल रही है, जिसमें हमने ऑलरेडी एक न्यूज़ डिस्कस करी थी कि वो इस पर्टिकुलर एमपीसी की मीटिंग के पहले ही वो रिटायर कर रहे हैं, उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने फ़िलहाल के लिए उस पर्टिकुलर टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया था, जिससे कि वो जो अपकमिंग मीटिंग है एमपीसी की उसको अटेंड कर सकें। उस मीटिंग के बाद अब सेंटर हैज सेल फॉर द आइडिया of giving a short extension to 3 external members in the rate setting monetary policy committee of Reserve Bank of India. After exploring the possibility, a decision has been taken to appoint a fresh team of external members, a senior finance ministry official told the Business Standard. तो एक्सटर्नल मेंबर अपॉइंटमेंट प्रोसेस एक्चुअली कंडक्ट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कमेटी ने 6 नाम प्रपोज किए हैं, 6 नेम को प्रपोज किया है। आउट ऑफ दिस 6 मेंबर्स और प्रपोज शॉर्ट लिस्टेड 6 नेम, ओनली 3 विल बी सिलेक्टेड और फाइनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो एक्सिस्टिंग मेंबर थे उनकी टाइम को एक्सटेंड करते हुए जो आने उनको जो रिप्लेस करेंगे उनके लिए भी 3 मेंबर्स की कम जो नेम थे वो गवर्नमेंट प्रपोज करेगी। 6 शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। द न्यू मेंबर्स लाइकली टू बी पार्ट ऑफ द पॉलिसी डेलिब्रेशन starting from September 29. And for this concern, MPC become very important for your all upcoming exams. क्योंकि MPC के मेंबर रिटायर हो रहे हैं और MPC बहुत टाइम से न्यूज़ में थी इन्फ्लेशन को लेकर के। तो MPC को आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। बेसिकली MPC हमें पता था 6 मेंबर कमेटी होती है, जिसमें 3 मेंबर्स RBI के होते हैं, 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं। जो RBI का गवर्नर होता है उसके पास कास्टिंग वोट होता है। जो भी डिसीजन होते हैं बेसिकली वो मेजॉरिटी के बेसिस पर होते हैं, मेजॉरिटी वोटिंग के बेसिस पर होते हैं। पहले आरबीआई के मेंबर को, जो आरबीआई का गवर्नर था, उसको वीटो की पावर मिली थी, बट अब उसकी वीटो की पावर को उठा करके कास्टिंग वोट की पावर दे दी गई है। तो बेसिकली इस कमेटी का पर्पस क्या होता है, इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करना फॉर इंडियन इकोनॉमी, सो दैट देयर शुड बी लेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी. All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.